This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल देते हैं कि आज क्या क्या है खास। केजरीवाल सरकार का दिल्ली में 27,000 सस्ते घर बनाने को प्राथमिकता देने का फैसला। लेकिन क्या वादे को जमीनी हकीकत में तब्दील कर पाना है इतना आसान? रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और एफएसआई बढ़ाए जाने से मुंबई के महंगे घरों के दामों में और इजाफा होने का अंदेशा। गरीबों के लिए मकान हर सरकार के एजेंडे पर है, फिर चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार। अब दिल्ली सरकार भी अपने चुनावी वादे को पूरा करना चाहती है, जिसके तहत उसे दिल्ली में 27,000 मकान बनाने होंगे। लेकिन आपकी सरकार अपने अंदरूनी घमासान से ऊपर उठकर क्या अपने किए हुए वादे को पूरा कर पाएगी? क्या दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड दिल्ली विकास प्राधिकरण से बेहतर प्रदर्शन करेगा? ये जानने की कोशिश की ओयनतम ओझा ने। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 30 लाख लोगों को उम्मीद की किरण दिखी है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड या DUSIB दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर आर्थिक रूप से पिछड़े और LIG वर्ग के लिए 27,000 घर बनाएगा। फिलहाल इसका खाका तैयार हो रहा है। प्रस्तावित फ्लैट्स पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में बनेंगे। ये प्रस्ताव आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। ज़्यादा एजेंसी इस काम को करते हैं तो वो ठीक ही बात है, क्योंकि सारे केवल DDA मात्र पर देंगे तो हो सकता है कि उतना उसमें फोकस नहीं हो पाएगा। तो दिल्ली सरकार भी कर रहे हैं तो ठीक बात है। और मैं समझता हूँ कि जिनको इसका लाभ मिलना है उनका चयन भी ढंग से होगा। कहीं डुप्लीकेशन होने का सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनको वो चिन्हित करेंगे उन्हीं को वो मकान मिलेगा। तो इसमें मैं एक कंपटीशन या स्पर्धा की भावना देख रहा हूँ कि दिल्ली सरकार शायद ये साबित करने का कोशिश कर रहा हो कि हमने एक लक्ष्य रखा है, उसके अनुसार हम इसको पूरा करके देंगे। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड कानून 2010 के तहत बने DUSIB को दिल्ली की 1 करोड़ 40 लाख आबादी के करीब 30 लाख लोगों के लिए घर और सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो लगभग 6 लाख झुग्गियों में बसते हैं। बोर्ड 2009 से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 33,000 घर बना रहा है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये योजना तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक DDA और DUSIB के बीच बेहतर तालमेल नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर जमीन DDA की है। सबसे बड़ी जो एक लिमिटेशन कह लीजिए या जो एक कंस्ट्रेंट है वो ये है कि उनके पास में ज़मीन नहीं है। ज़्यादातर ज़मीन दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास में है। 70% जो झुग्गी झोपड़ी हैं वो दिल्ली विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर है। तो शेल्टर बोर्ड जो है इसमें ज़्यादा कर नहीं सकता कुछ। वो करना भी चाहे तो भी उनके पास में एक ये लिमिटेशन है। दूसरा है कि शेल्टर बोर्ड के पास में अपने जो टेक्निकल स्टाफ है वो बहुत कम है। DDA 1967 में बनने के बाद से ही आर्थिक रूप से पिछड़े और LIG वर्ग के आवास की समस्या से जूझ रहा है। अब तक महज 1,60,000 गरीबों के घर ही बने हैं। DUSIB को इस मामले में DDA से कई गुना बेहतर काम करना होगा। दिल्ली से ओयनतम ओझा की रिपोर्ट, NDTV।
और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर कृष्णा, जो कि पूर्व अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं, और रमेश मेनन, जो कि डायरेक्टर हैं सर्टिस रियल्टी लिमिटेड के और एक लैंड एक्सपर्ट भी हैं। तो आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। आखिर दिल्ली में मकान बनाना एक चैलेंज हो सकता है, ये तो हम सभी मानते हैं कि जगह की कमी कोई ना कोई कहता ही है, लेकिन आपका इस पर कुछ नज़रिया दूसरा ही है, क्योंकि आप कहते हैं कि शायद जिस तरह से सरकार जा रही है आगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। दिल्ली में घरों की कमी ग्रॉस लेवल पर है नहीं। जो कि आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन जो 1.67 करोड़ है, इट कन्वर्ट्स इनटू समथिंग लाइक 33 लाख हाउस होल्ड्स, और जो एन्यूमरेटेड सेंसस रेजिडेंशियल हाउसेज हैं वो भी इतने ही हैं। तो ग्रॉस लेवल पर यहाँ पर घरों की कमी नहीं है। कमी दो चीज़ों की है। एक तो ये कि इक्विटी नहीं है, किसी के पास 3, 4, 5 यूनिट्स हैं और किसी के पास नहीं है। और दूसरा ये कि घरों की हालत अच्छी नहीं है। अमूमन आधे से ज़्यादा घर जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, तो ये क्वालिटी की बात भी है। लेकिन मेन इशू ये, तो इसमें एक काम ये है कि जो लोगों के पास घर हैं वो कर क्या रहे हैं। तो बहुत से यहाँ लाखों की तादाद में, कम से कम यहाँ जो सेंसस कह रहा है कि 5 लाख हाउसिंग यूनिट्स यहाँ, जिसमें कि नॉन रेजिडेंशियल भी कुछ हद तक शामिल हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। वेकेंट हाउसेज आर 11% ऑफ टोटल हाउसिंग यूनिट्स, और शॉर्टेज तो उतनी ही है जो कि ख़राब घरों को अगर मिलाने तो भी। तो करें क्या कि ये करना हमें है कि जो घर खाली बंद पड़े हुए हैं, वो रेंट लॉ जो है उसकी वजह से ज़्यादातर लोग उसको देने में हिचकिचाते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो कह रहे हैं कि हमारे घर जो है हम खाली ताला बंद किए हुए, डर लगता है किसी को दे दिया तो हमें वापस मिलेगा कि नहीं। तो अगर रेंट लॉ को स्ट्रीमलाइन कर दें, जो कि मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो एक तरीका ये। दूसरा ये कि अपार्टमेंट एक्ट जो है उसको भी लागू करना होगा, उससे भी बहुत सहूलियत आएगी। अब ये भी आप देखें कि सरकार के पास अपनी इतनी प्रॉपर्टी है जिसको रीडेवलप करें। जैसे मान लीजिए हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने न्यू मोती बाग रीडेवलप किया, ईस्ट किदवई नगर कर रहे हैं। तो जो ये 2 स्टोरी के अपार्टमेंट एक ज़माने में बने थे, उसको अगर हम 10 स्टोरी का 8 स्टोरी का बना दें और उसमें से 30% या 20% पब्लिक को भी दे दें, पब्लिक एट लार्ज को दे दें, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वरना दूर दराज में घर बना के देने से वहाँ कोई जाए कैसे। आज के समय में पूरा परिवार जो है वो मोबाइल है, और बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, इवन बुजुर्गवार भी कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कभी डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल जाना है, कभी कहीं जाना है। यहाँ पर रमेश, एक सवाल ये भी उठता है कि लो इनकम वाले जो लोग हैं, क्या वो जिन मकानों की बात सुधीर साहब कर रहे हैं कि वो उनका इस्तेमाल किया जाना चाहता है कि किया जाना चाहिए, क्या वो इनको एक्सेस भी कर सकते हैं? क्योंकि शायद वो उस कैटेगरी में ही ना आते हों। नहीं, सुधीर साहब से मैं एक चीज़ पे ज़रूर इत्तेफाक रखूँगा कि जो मकान हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के नज़दीक हो, या जहाँ उनका रोज़गार है इस इकोनॉमिक तबके की। हम ये सावदा घेवरा में सरकार क्यों बना रही? शायद क्या इसलिए कि सिर्फ वहाँ पे करीब 250 एकड़ ज़मीन पहले ही है सरकार के पास? क्या वहाँ पे कनेक्टिविटी है? क्या वहाँ से रोज़गार का अगर साधन कनॉट प्लेस की तरफ है तो कोई क्या वहाँ रहना पसंद करेगा? मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले भी जब यमुना पुश्ता से कुछ लोगों को हटाया गया था, उनको इन इलाकों में पहले प्लॉट दिए गए थे, और शायद कुछ ही महीनों में सब वापस छोड़ छाड़ के अपने रोज़गार के नज़दीक पहुँच गए। दूसरी चीज़, नरेला बवाना, बापडोला और बक्करवाला में कई मकान बनकर तैयार हैं। चूँकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो शायद वो मकान पिछले 2-2, 3-3 साल से बन के तैयार खड़े हैं, और कोई भी आज तक वहाँ पहुँचा नहीं है रहने के लिए। ये सुधीर साहब, हमने इस बार की बल्कि डीडीए की स्कीम आई, उसमें भी जो लो इनकम ग्रुप के मकान निकले, हमने देखा कि लोग उन्हें लेना ही नहीं चाहते, लोग तो वापस करना चाहते हैं। तो क्या कमी रह जाती है? सबसे बड़ी बात है जो रमेश जी ने भी कहा, कनेक्टिविटी की। देखिए, लोगों को बहुत ज़रूरी है, समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो समय समाप्त हुआ जब हम कहते थे कि लोगों के पास रोटी और कपड़े की बड़ी शॉर्टेज है, रोटी कपड़ा और मकान में। अब मकान इशू बचा है, रोटी कपड़ा की समस्या जो है वो अब समाधान हो चुका है। तो जब तक कनेक्टिविटी नहीं है, और कनेक्टिविटी बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है, जहाँ रहे तो पर्सन शुड फील सेफ देयर। तो अगरचे ये बातें रिजॉल्व होंगी, और ये जब इसके लिए हमको दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन दिल्ली में ही FSI को रिजॉल्व कर दें, और जैसे मैंने कहा रीडेवलप करें, गवर्नमेंट एरिया अपने बहुत बड़े बड़े हैं, तो ज़रूर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे।
तो मतलब प्रॉब्लम को अप्रोच गलत तरीके से किया जा रहा है। मकान बनाना हल नहीं है, बल्कि दूसरे तरीके भी अपनाना चाहिए। रमेश, आप क्या मानते हैं कि इतनी सारी ज़मीन जो अब सरकार के पास पड़ी है, डीडीए की इतनी ज़मीन है, क्या वाकई में उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है? क्या एफएसआई बढ़ाना एक तरीका है? देखिए, हाल में ही डीडीए ने इकरार किया कि करीब 7,500 एकड़ उनके पास, उनके कब्जे में है, जो पोजीशन ले चुके हैं, वो जब चाहें और जैसे चाहें डेवलप करेंगे। मैं इस मुद्दे पे फिर एक बार वापस आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि केवल एक अनाउंसमेंट कि हम 27,000 मकान बनाएंगे वो ना काफ़ी है, क्योंकि अगर कोई रहेगा वहाँ पे, ना अस्पताल है इर्द गिर्द, ना स्कूल है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर हम दिल्ली सरकार इन मकानों को बना भी देगी तो मेरे को बहुत मुश्किल लगता है कि यहाँ पे आवास होगा। जब तक उस पूरा जो जोन एन कहलाता है दिल्ली मास्टर प्लान में, उस जोन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान रिलीज नहीं करती सरकार, सावदा घेवरा में 27,000 मकान बनाना शायद बकरवाला और बापड़ोला जैसा ही एक्सरसाइज हो जाएगा। वो खाली भूतिया मकान खड़े रहेंगे और शायद कोई शिफ्ट नहीं करेगा उसमें। जी, तो सुधीर जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये जब हम लिख देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 27,000 मकान बनाएंगे, तो ये एक सुनने में अच्छा लगता है इसलिए सरकारें ऐसा करती हैं, या वाकई में उनके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है सोचने के लिए और इस बात को समझने के लिए? क्या कमी कहाँ है? एक समय अब आ गया है। देखिए, हम स्वतंत्रता के बाद अब 70 साल होने को आए हैं। अब हमें गलतियों पे, पुरानी अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा और आगे वो गलती रिपीट ना हो, ये देखना पड़ेगा। बहुत, देखिए, एक और इशू इसमें है कि जिन ईडब्ल्यूएस की हम बात कर रहे हैं, उनको हमने ये भी फ्रीडम दे रखी है कि जहाँ चाहे वहाँ अनऑथराइज बस्ती बना लें। आज के दिन में भी नए नए अनऑथराइज डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। तो वो अनऑथराइज डेवलपमेंट, हमको लगता है कि ये बहुत गरीब हैं, लेकिन उनको अगर हम ईडब्ल्यूएस नरेला में दें या फिर उनको दूर दराज दें तो वो कभी जाएंगे नहीं वहाँ पर, बिकॉज वो, उनको यहाँ रहने की फ्रीडम है। वो जहाँ चाहे वहाँ घर बना लें, जहाँ चाहे वहाँ रहने, कोई उनको हटा नहीं सकता आज के। तो अगर हम ये भी लॉ इन्फोर्स करें कि जैसे मानिए 2000 के बाद के जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको सब हटाया जाएगा, तो वो भी लोग जाना चाहेंगे। तब कुछ लोग सोचेंगे कि हम वो जिनके गरीब की जिसके बारे हम बात कर रहे हैं वो भी लेकिन साथ साथ हमको उनको फैसिलिटी भी देना पड़ेगा। फैसिलिटी मतलब कि कनेक्टिविटी होना चाहिए मेट्रो की, और लिंक्ड विद द बस सर्विसेज वगैरह, सब सेफ्टी होना चाहिए वहाँ पर। उनको डर ना लगे कि यहाँ रह रहे हैं तो इस हॉस्पिटल वगैरह आसपास में हो, स्कूल हो पास में, मार्केट एरिया हो, तब जाके जाएंगे। ये केवल, देखिए, घर बनाना बहुत आसान है, इसलिए कि इंजीनियर्स हमारे अच्छे हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी अच्छी है, डेवलपर्स अच्छे हैं, घर तो बन जाएंगे। जहाँ कहिए, जहाँ लैंड है वहीं घर बन जाएंगे, बनाने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बन के वो घर खाली पड़े रहेंगे। आज की हालत ये, गरीब आदमी कभी दूर जा नहीं पाएगा जब तक कि ये फैसिलिटी बेसिक उसके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। वो अपने सेंट्रल एरिया को छोड़ के दूर नहीं जाएगा। तो बोथ पुश एंड पुल आर रिक्वायर्ड। पुल इज़ रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी एट्सेट्रा। पुश इज़ रिक्वायर्ड कि ये कहते हुए कि आप यहाँ पर रह नहीं सकते, अनऑथराइज एरिया में रह नहीं पाओगे, तब जाके ये योजना सफल होगी। रमेश, आपको ये 27,000 का आंकड़ा जो सरकार पेश कर रही है, वो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में दिल्ली में ज़रूरत है, या ये भी कोई एक रैंडम सा आंकड़ा उठाया है? नहीं, अभी तक तो रैंडम लगता है, क्योंकि जो अगर सावदा घेवरा की बात करें, जो मुझे मालूम है वहाँ करीब 259 एकड़ सरकार के पास थे, उनमें से कुछ एकड़ पे उन्होंने प्लॉटिंग करके बेच भी दी। और आज के जो डेंसिटी नॉर्म्स हैं उस हिसाब से 27,000 पॉसिबल नहीं है। और 27,000 मकान इकट्ठे बनाना ये अपने आप में एक 10 साल का प्रोजेक्ट है। जब तक जो जैसे कंझावला में करीब 950 एकड़ DSIDC के पास है, जब तक उसमें कोई रोज़गार का साधन नहीं शुरू करते हैं, ये मकानों को आबाद करना ही बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। हाँ, अगर रानी खेड़ा में जो 150 एकड़ है DSIDC के पास, और कंझावला में जहाँ उनके पास करीब 1000 एकड़ हैं, अगर इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो जाए और वहाँ पे रोज़गार के लिए इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाए, तो ये 27 हो या 40 हो, एटलीस्ट वॉक टू वर्क या साइकिल टू वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है कि 5 किलोमीटर के दायरे में रोज़गार का साधन मिल जाए तो आबाद हो सकता है। वरना बाहर से लोगों को लाके सावदा में, घेवरा में बसाना एक नामुमकिन सा काम है। जी, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए शुक्रिया आपका। तो लगता तो यही है कि सरकार ने एक नंबर दे दिया है लोगों का ध्यान खींचने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन अगर मकानों की कमी वाकई में है तो उसको टैकल करने के लिए, वहाँ तक उसको सॉल्व करने के लिए एक अलग तरह का तरीका अपनाना होगा, और सिर्फ मकान बनाने से ही हल नहीं होगा। चलिए, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे।